नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सब इंजीनियर परीक्षा में हाईटेक नकल उजागर, 2 युवतियां गिरफ्तार, सख्ते में आया व्यापम। जरहाभाटा में 2 परिवारों में खूनी विवाद, एक की मौत, सिरगिट्टी में कीचड़ भरे गड्ढे में मिली युवक की लाश। कोटा में फिर फैला मलेरिया, 6 पहाड़ी कोरबा और ग्रामीण आए चपेट में, स्थानीय स्तर पर इलाज जारी। और बॉक्सिंग के उभरते खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले, बिलासपुर में पहली बार हुई सब जूनियर चैंपियनशिप। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में हाईटेक तरीके से नकल कर रही एक युवती को उसके सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान सरकंडा के एक परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाई युवती से आधुनिक डिवाइस मिला। बाहर से मदद कर रही साथी युवती को भी गिरफ्तार किया है। सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का हाईटेक मामला उजागर हुआ है। बिलासपुर में परीक्षा दे रही युवती को केंद्र के बाहर बैठी सहेली मदद कर रही थी। शक होने पर ऑटो चालक ने परिचित छात्र नेता को इसकी खबर दी, जिसके बाद इस हाईटेक नकल का हैरान कर देने वाला मामला पकड़ में आया। सरगंडा पुलिस ने मामले में नकलची युवती और उसकी सहेली को गिरफ्तार किया है। रविवार को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंजीनियर के विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इसके लिए बिलासपुर जिले में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें एक परीक्षा केंद्र सरकंडा का राम दुलारी शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोपहर करीब 11:30 बजे एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विकास सिंह अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंचे। इसी दौरान एक ऑटो में बैठी युवती की संदिग्ध गतिविधियों को देखने पर छात्र नेता ने केंद्र प्रभारी को इसकी जानकारी देकर शक जाहिर किया। उन्होंने बताया कि लड़की के पास आधुनिक डिवाइस है, जिससे ये आभास होता है कि वो किसी के संपर्क में है और सवालों के जवाब दे रही है। संभव है कि परीक्षा हॉल में बैठी किसी परीक्षार्थी के साथ उसका संपर्क है। यह सुनकर केंद्र प्रभारी तुरंत एक्शन में आए और अंदर से लेकर बाहर तक जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो सिर्फ एक लड़की थी जो पूरा हैंडल कर रही थी। वो लैपटॉप रखी थी, एक टैब रखी है। जो लड़की कैमरा लगाई थी अपने कपड़े में, वो कैमरा से उसको क्वेश्चन पेपर दिख रहा था। और वो एक वॉकी टॉकी रखी थी। वो लड़की जो अंदर बैठी थी एग्जाम में, वो पहनी थी छोटा सा मक्खी बोलते हैं, छोटा सा आता है एक एयरबड टाइप का। अच्छा। उसको पहनी थी, तो ये वॉकी टॉकी से उसको पूरा आंसर बता रही थी। और ये बहुत बड़ा स्कैम है भैया। मैं चाहता हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो। ऑटो में बैठी लड़की को कब्जे में लेकर पूछताछ की, जिसके बिना पर परीक्षा दे रही एक लड़की को हिरासत में लिया। पुलिस और केंद्र प्रभारी दोनों लड़कियों को अलग कमरे में बिठाया। जानकारी मिलने पर व्यापम के जिला नोडल अधिकारी अरुण खलको केंद्र पहुंच गए। अब तक परीक्षा देकर सभी परीक्षार्थी जा चुके थे। जांच में लड़कियों के कब्जे से एक लैपटॉप और कई प्रकार के माइक्रो डिवाइस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं। नकल प्रकरण में हिरासत में ली गई दोनों युवतियां जशपुर जिले से ताल्लुकात रखती हैं, जबकि मूलतः अंडमान निकोबार की रहने वाली बताई जाती है। इसकी रिपोर्ट हम पूरी नकल प्रकरण बना के हम व्यापम को भेज रहे हैं। व्यापम के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई जाएगी। हमको पता नहीं चला है। हमको तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद में एनएसयूआई वाले जो उस समय मैं भी नहीं था, उन्हीं के द्वारा बाहर शायद उनको रोका गया था कि उनके पास से बाहर जो लड़की थी उसके पास में वॉकी टॉकी मिला है और अंदर जो बैठी थी उस लड़की के अंडरगारमेंट में कुछ चिप्स वगैरह लगी हुई है। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म के तर्ज पर हाईटेक नकल का ये मामला उजागर होने से स्थानीय से लेकर राजधानी में व्यापम के अधिकारी सख्ते में हैं। सवाल उठ रहा है कि परीक्षा हॉल में जांच के बिना परीक्षार्थियों को प्रवेश कैसे दिया गया। फिर परीक्षा के दौरान युवती की बाहर मौजूद मददगार लड़की से लगातार बात हो रही थी। इसका ड्यूटी में तैनात शिक्षकों को पता नहीं चलना हैरान करता है। बताया जाता है नकल कर आरोपी युवती ने सभी 100 सवालों का आंसर पूरा कर लिया था। जांच और पूछताछ के बाद नकल प्रकरण व्यापम के उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। सब इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन व्यापम ने रविवार को किया। जिले के 17 परीक्षा केंद्रों में 4761 ने भाग लिया, जबकि इसके लिए कुल 6161 ने अपना पंजीयन कराया था। परीक्षा का अनुभव साझा कर रहे उम्मीदवारों ने कहा, ट्रिकी सवालों को समझने में काफी समय लगा। गणित के प्रश्न भी कठिन पूछे गए थे। सरकारी नौकरी के बेहद कम अवसर मिलने से प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। बहुत तैयारी करने के बाद भी परीक्षा
में सफलता की आशा पूरा होना मुश्किल हो गया है। तकनीकी पदों की संख्या के मुकाबले भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले कई गुना ज्यादा हैं। जो बेटर परफॉर्म कर भी सकते हैं लेकिन रोजगार ही नहीं मिलता है, तो फिर उस कंडीशन में यही रहता है कि कम से कम सब इंजीनियर ही सही। देखिए, मैं शुरू में ईएसी के लिए कर रहा था, तो ये है कि ईएसी का अगर तैयारी करेंगे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है और यहाँ फैक्चुअल चीज़ें अलग पूछा जाता है, तो कहीं पे लैक ऑफ नॉलेज लगता है। फिर लोअर लेवल पे फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ये कि ऑप्शन कम रह गए हैं, क्वेश्चन पेपर भी बहुत बाज के बहुत अच्छे थे और व्यापम भी अपना लेवल बहुत बढ़ा चुका है, उसके हिसाब से आज का क्वेश्चन पेपर ठीक था। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं अब बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। पहले क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आंसर सिंपल वन लाइनर रहते थे, अब वन लाइनर के ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अच्छी की थी तैयारी तो, लेकिन थोड़ा सा ठीक ही आया था पेपर, इजी। वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़ा ना ज़्यादा उलझा रहे थे उसमें। लेंदी लग रहा था बिकॉज इतना कम्बरसम था, एक क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा था। मेरा तो कैसे तैसे फास्ट मोड में किया, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं हो पाए, रीड भी नहीं हो पाए हैं, ऐसा है हाल। कुछ में तो टाइम लग रहा था कैलकुलेशन में, तो उसको छोड़ा है तब भी ये हाल है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन का पहला प्रांतीय अधिवेशन रविवार को प्रार्थना सभागृह जल संसाधन परिसर में हुआ। इसे लेकर सदस्यों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। विभिन्न जिलों से आए एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष और प्रांतीय अधिकारियों ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाग लिया। इससे पहले चर्चा सत्र में सरकार की पेंशन नीति और लंबित वेतनमान पर मंथन किया। पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण की रणनीति बनाने और सरकार से इस पर सार्थक चर्चा करने फैसला किया गया। दूसरे सत्र में चुनाव अधिकारी जीआर चंद्रा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने निर्धारित समय बीत जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर सिंगल नाम पीआर यादव को इस पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके अलावा अन्य पदों पर भी सदस्यों की सहमति बनने से चुनाव टाल दिया। उत्साह भरे वातावरण में बधाई देने होड़ मच गई। आज के यह कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन के शुरुआत हो रहा है। हमें पूरा आशा एवं विश्वास है कि यह एसोसिएशन हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों के लिए एक अच्छा वट वृक्ष सिद्ध होगा, ये हमारी ऐसे विश्वास है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बार फिर आपसी रंजिश ने एक युवक की जान ले ली। जरहाभाटा मिनी बस्ती में मामूली विवाद ने इतना तुल पकड़ा कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जराभाटा मिनी बस्ती की है, जहां रविवार दोपहर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सुमित बांधे नाम के युवक को गंभीर चोट आई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ दिनों से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की भूमिका की जांच की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मोहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। मिनी बस्ती में झगड़ा विवाद हुई थी, जिसको एमएलसी के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था सुमित बांधे को। तो अभी हॉस्पिटल जब पहुंचा हूं तो बता रहे हैं डॉक्टर साहब लोग कि उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ नहीं, अभी हॉस्पिटल में उनके सभी परिजन हैं। अभी वहाँ पे मौके पर वहाँ भी स्टाफ भेजा जा रहा है। सभी उसके परिजन हॉस्पिटल में है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। झगड़े की असली वजह क्या थी, इसमें कितने लोग शामिल थे, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद हो पाएगा। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कीचड़ से भरे एक गड्ढे में युवक का शव मिलने के बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लाश के विभिन्न हिस्सों में चोट के कई निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका गहराती जा रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा गणेश नगर, जहां शुक्रवार रात एक कीचड़ से भरे गड्ढे में 27 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। बताया जाता है कैलाश ध्रुव गुरुवार शाम से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे तत्काल पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेज दिया।
एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मिट्टी में खून के धब्बे भी मिले, जिनका सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में 6 संदेहियों को हिरासत में लिया है, जिनसे देर रात तक पुलिस पूछताछ करती रही। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवकों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि युवक ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद उन्होंने उसे पीटा था। हालांकि मारपीट के बाद वो युवक कहां गया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। संदेहियों के इस बयान से पुलिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि युवक किस रास्ते से गुजरा और उसके साथ क्या हुआ। रविवार को रूट मैपिंग की गई। थाना प्रभारी सिरगिट्टी ने बताया कि परिजनों के अनुसार युवक का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। ये एक संवेदनशील मामला है, सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच हो रही है। कल रात से अपने घर से लापता था, कैलाश झू करके है, सिरगिट्टी नया पारा का रहने वाला। उस भाई के द्वारा उसके सूचना दिया गया। सूचना देने पे आके यहाँ पे घर के पीछे में डबरी टाइप की जगह है, वहाँ पे सब उसका डूबे स्थिति पे मिला है। बाकी उसमें अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है, सभी पहलुओं पे ध्यान रखते हुए। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और तकनीकी जांच के बाद ये तय होगा कि हत्या थी या कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। नाबालिग से शादी के बाद हुए विवाद में युवती के ससुर ने उस पर एयर गन से फायर कर जान लेने की कोशिश की। आरोपी किशोर गाइन ने पहले नाबालिग को भगाकर शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद विवाद बढ़ा और इसी दौरान आरोपी के पिता कन्हाइन गाइन ने एयर गन से नाबालिग पर गोली चला दी। हमले की शिकायत पर टिकरापारा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों किशोर गाइन, उसके पिता कन्हाइन गाइन और दोस्त विक्की उर्फ समर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई एयर गन भी बरामद कर ली है। एक अन्य आरोपी राजा अब भी फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कन्हाइन गाइन को रिमांड पर लिया है और मामले में रेप और पास्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बरसात के दिनों में सुदूर वनांचल कोटा के बैगा आदिवासी गांव में मलेरिया फैल गया है। 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें उनके गांव में ही जरूरी दवाएं देकर निगरानी में रखा गया है। वे शहर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान जिला अस्पताल में उपचार के लिए आने तैयार नहीं है। मरीजों को कोटा के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में मलेरिया के मामले में कोटा के बैगा आदिवासी गाँव पहले ही संवेदनशील रहे हैं। पानी बरसात के दिनों में मच्छर पनपते हैं जो उन्हें काटते हैं। शासन ने मलेरिया खत्म हो गया है ऐसा मानकर बरसों से ऐसे इलाकों में डीडीटी का छिड़काव बंद कर दिया है। कोटा क्षेत्र के केंदा के छतोना करके जगह है और वहाँ से पहाड़ पे गांव है जो कि केराचुआ करके, वहाँ पे पेशेंट आए हैं और हमारी अभी ज़िले की भी टीम गई है और वहाँ करीब 6 पॉजिटिव अलग अलग जगह से और आसपास के गांव से मिला के 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि उनको हम सिमसिया जिला अस्पताल भर्ती कराएं, पर अभी मुझे वहाँ की टीम से पता चला है कि वो जो हैं पेशेंट आना ही नहीं चाहते कि वो कोटा में भी भर्ती हो पाएँ और हम लोग उनको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल कम से कम कोटा में भर्ती हो जाए। नीति के तहत अधिकारियों जिला स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी प्रशासनिक पहल देखने को मिली है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के तहत जिले के तमाम स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी कार्य मुक्त कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि यह बदलाव सरकार की स्पष्ट नीति के तहत किया गया है ताकि एक नई टीम के साथ मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाया जा सके। यह प्रक्रिया प्रशासनिक बदलावों का हिस्सा है जिससे काम में गति और पारदर्शिता आए। सीएमएचओ शुभा गरेवाल ने कहा कि नई टीम के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। यह बदलाव व्यवस्था सुधारने और जनता को भरोसा दिलाने एक सकारात्मक कदम है। इस निर्णय को विभागीय स्तर पर एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों ने अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति तत्परता जताई है और कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक बेहतर तरीके से पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। नई तैनातियों से ऊर्जा और नई सोच स्वास्थ्य तंत्र में आएगी। अधिक से अधिक सभी लोगों को मैंने कार्य मुक्त किया है
और राज्य से जो अभी लिस्ट आई है तो अभी बीएमओ के तरफ से जो भी नहीं आया होगा तो मैं आज उनको लिख रही हूँ कि यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनको कार्य मुक्त नहीं किया है तो वो तुरंत कार्य मुक्त करके मेरे कार्यालय में भेजें, जिससे हम उनको यहाँ से भी कार्य मुक्त कर सकें। यदि नहीं होता है तो उनको कार्यवाही की जाएगी, पर कार्य मुक्त में सबको कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने शहर की बेशकीमती वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, वक्फ की संपत्ति पर लोगों का कब्जा हटाना चुनौतीपूर्ण है। इनसे वक्फ बोर्ड को बहुत कम राजस्व मिल रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज संक्षिप्त प्रवास पर डबरीपारा के जामा मस्जिद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड की दुकानों और परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर बरसों से काबिज दुकानदारों से भी बातचीत की। उन्हें वक्फ की संपत्ति खाली करने के लिए कहा। वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बना था वह बोर्ड अब अपना उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्य चालू कर चुका है। पहले मात्र 23,000 रुपये किराया आता था, 5,40,000 रुपये के आसपास किराया आने लग गया है। अब गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले उसके लिए वक्फ बोर्ड कार्य कर रही है और शीघ्र ही जो कब्जाधारी या आक्रमणधारी है और जो वर्षों से किराया नहीं दे जा रहा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होंगी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि वक्फ की बेशकीमती संपत्ति पर बरसों से लोग काबिज हैं जो 100-200 रुपए मासिक किराया दे रहे हैं। उन्हें अब कब्जा छोड़ना होगा। दुकानों और मकानों पर वही लोग रहेंगे जो बाजार की दर से किराया देंगे। प्रताप टॉकीज के पास कंपनी गार्डन के सामने करोड़ों रुपए की वक्फ की संपत्ति है जिस पर लोगों का कब्जा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप निर्णायक दौर में पहुंच गया है। रेलवे के बॉक्सिंग मैदान में छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में यहां पहली बार आयोजन किया है। बिलासपुर और भिलाई स्टील प्लांट के खिलाड़ियों ने जोरदार खेल प्रदर्शन से राज्य स्तरीय स्पर्धा में अपनी जगह पक्का कर लिया है। छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में 17वीं सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन बिलासपुर में पहली बार किया गया। इसमें राज्य भर के 13 और 14 साल के बालक बालिका समेत कोच मैनेजर मिलाकर 150 स्पर्धा में पहुंचे थे। रेलवे बॉक्सिंग क्लब में खिलाड़ियों के बीच अलग अलग वजन वर्ग में मुकाबले हुए। शनिवार दूसरे दिन का खेल पूरा होने तक बिलासपुर एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और भिलाई स्टील प्लांट के सर्वाधिक खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए, जिससे दोनों की टीम चैंपियनशिप की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 20 ऑफिशियल नियुक्त किए हैं। छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर राजेंद्रन और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जूड रॉड्रिक्स ने कहा, लगातार प्रयासों से बॉक्सिंग की नई पौध तैयार की है। अब तक के बाउट में उत्साहजनक सफलता मिली है। एसोसिएशन आर्थिक भार कम करने आयोजन की जिम्मेदारी बांट रहा है। टोटल 91 बॉक्सर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और 13 वजन समूह में जो बॉयज़ में 13 वजन में प्रतियोगिता हो रही है और गर्ल्स ग्रुप में 5 वजन समूह में चैंपियनशिप हो रहा है। तो आज टोटल प्रतियोगिता में हमारा जो है 50 बाउट बॉयज़ के होंगे और 18 बाउट गर्ल्स के होंगे। हमारे यहाँ 17 सब जूनियर छत्तीसगढ़ चैंपियनशिप हो रहा है, जिसमें कि 12 ऑफिशियल्स बाहर के हैं, 3 ऑब्जर्वर आए हुए हैं। अभी नेशनल होने वाला सब जूनियर का नोएडा में, इसमें लगभग 120 से 150 बॉक्सर आए हुए हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ के बॉक्सर आए हुए हैं, यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के सब जूनियर बॉक्सर्स हैं। बेहद कम समय में 3 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन आए हुए सभी मेहमान खिलाड़ियों के लिए इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसे बिलासपुर बॉक्सिंग संघ ने सफलतापूर्वक किया, जिसकी तारीफ की गई। खेल हमें हम लोग डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है, चाहे हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेल से, ये 2 चीज़ में कॉमन चीज़ है डिसिप्लिन, ठीक है। और ये हमें जब भी हम इस सब टूर्नामेंट को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो जज्बा देख के बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हो इस जीत के लिए। अच्छा खेलें, कि हार जीत तो लगा रहेगा, लेकिन ये जो यादें रहेगी वो हमेशा उनके लिए साथ रहेगा। मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। यह चैंपियनशिप बिलासपुर के उभरते बॉक्सिंग खिलाड़ियों में जोश भर गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर।
राजधानी के सड्डू इलाके में स्थित SBI के ATM में लोग उस वक्त चौंक गए जब एक मवेशी आराम से अंदर दाखिल हो गया। कई मिनट तक मवेशी इंसानों की तरह ATM में खड़ा रहा, मानो अपना ट्रांजैक्शन करने आया हो, और फिर शांति से बाहर निकल गया। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि मवेशी तो चला गया, लेकिन सवाल यही कि क्या राजधानी के ATM सुरक्षित हैं या फिर अब इंसानों के साथ जानवर भी लाइन में लगेंगे। सरकंडा क्षेत्र के विश्वसनीय और प्रसिद्ध यूनिटी स्माइल ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में स्पेशल कैंप लगाया गया, जहां जरूरतमंदों का निःशुल्क उपचार कर डॉक्टरों ने उचित परामर्श दिया। सामाजिक दायित्व के प्रति समर्पित हॉस्पिटल प्रबंधन की पहल से 150 से ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिला। बिलासपुर के सरकंडा में स्थापना के कुछ ही महीने में यूनिटी स्माइल ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल चिकित्सा सेवाओं के लिए लोकप्रिय बन गया है। मरीजों का विश्वास और सामाजिक दायित्व से प्रेरित होकर अस्पताल प्रबंधन ने विशेष शिविर लगाया, जहां 10 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीजों का निःशुल्क उपचार किया। डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अंकुर ठकराल ने कहा, पूर्व से संचालित यूनिटी हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा कई साल पुराना है। बेहतर इलाज और मरीजों के प्रति डॉक्टरों की सहानुभूति की वही परंपरा यूनिटी के नए ट्रॉमा हॉस्पिटल में अपनाई जा रही है। इस हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसमें विभिन्न स्पेशलिस्ट, विभिन्न विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और 9 डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। कैंप की लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक कैंप में काफ़ी प्रोत्साहन हमें देखा गया और कम से कम अभी तक लगभग 150 मरीज अपना निःशुल्क परामर्श और सेवाएं हमसे ले चुके हैं। ये एक स्पेशलिस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर विभिन्न विभागों का इलाज होता है, जैसे कि जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, उसके अलावा स्त्री एवं प्रसूति रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला रोग और दंत एवं मुख रोग का इलाज इस भवन में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपी और विभिन्न लैब सर्विसेज जैसे कि एक्सरे, OPG स्कैन और लैब टेस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। निःशुल्क उपचार और परामर्श पाकर मरीजों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने सेवा भाव के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टरों की सराहना की। मैं यहाँ दांत का इलाज कराने के लिए आई हुई हूँ। इस हॉस्पिटल खुलने से अभी काफ़ी लाभ भी मिल रहे हैं आसपास के लोगों को। डॉक्टर अंकुर ठकराल सर से पहले से ही मतलब जानते थे उनके चेकअप वगैरह को, इसलिए आए हुए थे। काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं डॉक्टर अंकुर सर। मौसमी चेकअप कराने के लिए आए हैं। क्या हो गया था? ऐसी सर्दी जुकाम, सर्दी बुखार ऐसा। कैसा चेकअप किए, कैसा है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट अच्छा है, ये हॉस्पिटल अच्छा लगा मुझे, ट्रीटमेंट भी अच्छा लगा। कम खर्च में बेहतर चिकित्सा और समर्पित स्टाफ के लिए यूनिटी स्माइल ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल बिलासपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में लोकप्रिय है। यहाँ इमरजेंसी सेवाओं के अलावा हड्डी, प्रसूति, सर्जरी, आंख, नाक कान गला, दांत और मुंह के रोगों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। सावन की हरियाली में जब आस्था जुड़ जाए प्रकृति से, तो ईश्वर के प्रति चर्च भी आभार व्यक्त करता है। बिलासपुर के चर्च ऑफ क्राइस्ट तारबहार CMD चौक में रविवार को ग्रीन संडे मनाया गया, जहां आराधना के साथ वृक्षारोपण हुआ और वर्षा ऋतु को प्रभु की आशीष मानकर सबने मिलकर धन्यवाद प्रार्थना की। रविवार का दिन चर्च ऑफ क्राइस्ट में कुछ अलग था। ये केवल आराधना का दिन नहीं, आभार प्रकट करने का दिन था। परमेश्वर की ओर से मिले हरियाली और वर्षा के उपहार के लिए चर्च के पास्टर सुदेश पॉल ने बताया कि जुलाई और सावन का महीना प्रकृति की भरपूर आशीष का प्रतीक है। बाइबल में वर्णन है कि परमेश्वर ने तीसरे दिन पेड़ पौधों, फलदार वृक्षों और घास उत्पन्न किया और इन्हें अच्छा कहा। इसी बाइबलिक संदेश को आत्मसात करते हुए रविवार को चर्च में ग्रीन संडे मनाया गया। विशेष प्रार्थना की गई और वर्षा ऋतु संपूर्ण मानवता के लिए आशीष बनकर बरसे, ये प्रार्थना की गई। आज के संडे को ग्रीन संडे के रूप में मनाया गया, क्योंकि जुलाई का महीना जो होता है ये हरियाली का महीना होता है और वर्षा सावन और भादों में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके फलस्वरूप चारों ओर हरियाली का वातावरण होता है। हमारे धर्मशास्त्र बाइबिल में उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में
परमेश्वर पिता ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया तो उसने तीसरे दिन हरे हरे वृक्ष, बीजदार, फलदार और घास और नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे को परमेश्वर ने उगाया। आज के रविवार को हमने ग्रीन संडे के रूप में मनाया है, जैसे कि हमारा धर्मशास्त्र भी हमें बताता है, सिखाता है। भजन संहिता 23 जो इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदायी जल के पास लेकर के चलता है। अर्थात वचन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मानव को न केवल सृजा, पर वो चाहता है कि इन संसाधनों के द्वारा, जल के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, पौधों के द्वारा मनुष्य जाति आशीषित रहे। इसी कारण इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्यों को बनाता, उसने जल को और पेड़ पौधों को बनाया ताकि मानव जाति उससे आशीषित हुए। तो आज हमने प्रार्थना भी की कि 2025 की ये वर्षा ऋतु मानव जाति के लिए आशीष को लेकर के आए, बहुतायत में उपज होने पाए और कोई भी विपत्ति ना आए, बाढ़ परेशानियों से परमेश्वर बचाए और 2025 की ये वर्षा ऋतु संपूर्ण मानव जाति के लिए आशीष का कारण हो। नाम बताएंगे? मेरा नाम पास्टर सैमुअल वाले से, चर्च ऑफ क्राइस्ट, CMD चौक। महिला सभा, जवान सभा, प्राचीन समिति, स्कूल के बच्चों और मेंस फेलोशिप ने मिलकर विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्गों ने भी भाग लिया ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित आशीष छोड़ी जा सके। सावन का ये महीना है, जैसे बाकी लोग भी मनाते हैं, उसी प्रकार हमने भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया इतनी सुंदर वर्षा के लिए कि सारा मतलब जहाँ जो है वो इतना सुंदर हरा भरा दिखाई दे रहा है। उसके लिए परमेश्वर पिता को हमने धन्यवाद भी दिया और यहाँ पे वृक्षारोपण किया और विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फल पौधे लगाए गए, वृक्ष लगाए गए। हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं और जैसे हमने आज वचन में पास्टर साहब के द्वारा से सीखा कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके 6 पद से लेके 19 पद के बीच में कि परमेश्वर ने ही सबसे पहले फलदायी वृक्ष इस पृथ्वी पर लगाए, जिस द्वारा से हम सब भोजन को प्राप्त करते हैं, फल फ्रूट के द्वारा से बल शक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए इन सारी आशीषों के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। चर्च में बाइबिल के संहिता 23 का भी स्मरण हुआ। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है और सुखदायी जल के पास ले चलता है। यह संदेश केवल शांति का नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी है। पेड़ लगाना केवल धरती को सजाना नहीं, यह परमेश्वर की योजना में भागीदार बनना है। ग्रीन संडे केवल एक आयोजन नहीं, यह ईश्वर के प्रति आभार की हरियाली है जो धरती को भी हरा करती है और आत्मा को भी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कुददंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट और सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जहां मसीही जनों ने परमपिता द्वारा दिए गए आशीषों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सभा में बड़ी संख्या में मसीही जन मौजूद थे। द चर्च ऑफ क्राइस्ट और सिविल लाइन्स के डिसाइपल्स चर्च में विशेष धन्यवादी पर्व पर विशेष प्रार्थना सभा हुई, जहां पादरी ने मसीहीजनों से आग्रह किया कि वे प्रभु की अधिक से अधिक महिमा गाने वाले सेवक के रूप में याद किए जाएं। यहां विशेष सामूहिक मसीही गीत का गायन किया गया। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसीह विश्वास के लोग प्रति सप्ताह और संडे की आराधना में उत्साह के साथ शामिल होते हैं और हम सब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो संदेश है जो दिए गए हमें उन पर मनन करने के लिए आते हैं। सिविल लाइन के चर्च में फादर स्वप्नील ने सिकंदर पोरस के पौराणिक इतिहास का वर्णन किया। प्रभु ने इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। बाइबल में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया। रोमियो और यहूदियों ने किस तरह परमपिता पर जुल्म ढाए। प्रार्थना सभा में राग यमन पर आधारित मैं भटका हुआ हूँ ईश्वर तू राह दिखाना का गायन किया गया। बाइबल जो हमें सिखाती है कि हमें प्रभु के समान बनना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के समान वो हमारा हीरो होना चाहिए और उसके सदस्यता में हमें बढ़ें, प्रेम में, सहायता में और लोगों की सुधि लेने में। और जैसे प्रभु का स्वभाव था वैसे ही, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो हमें दिखाना चाहिए अपने कार्य व्यवहार और
आचरण से, शब्दों से कि हम वास्तव में प्रभु की बनाई हुई सृष्टि हैं। इस बात को यदि हम समझे तो पवित्र शास्त्र में हम उन भविष्यवाणियों को पाते हैं जो बहुत सालों पहले हुई, जिनमें राजा सिकंदर और पारस और उसके बाद रोमी साम्राज्य का भी उल्लेख है। ये बातें वैसे तो बताई नहीं गई है, लेकिन भविष्य में ये कहा गया था कि ऐसा कुछ होगा, और यह हमें दिखता है कि वैसा ही हुआ। और एक रोमी साम्राज्य जो आता है, जिसमें प्रभु यीशु का सूली पर जाना भी है, उसके बारे में भी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में बताई गई है। अंत में एक ही बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र एक ऐसी किताब है जो हमें आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही आगाह करते आया है। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में मसीही जन उपस्थित थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक भगवान होता है। नर को नारायण मानकर सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में प्रतिदिन लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जहां जरूरतमंदों की कतार लगी रहती है। पेट भरा हो तो सभी कार्य हो सकता है। भूखे भजन न होई गोपाला, इन पर चरितार्थ होती है। पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए किसी वीर कौम की जरूरत होती है। सिंधी कॉलोनी का धन गुरु नानक दरबार सेवा के काम में आगे है। वो जरूरतमंदों को कई वर्षों से दोनों समय भोजन देने के लिए अटूट लंगर का आयोजन कर रहा है। यहाँ दीनहीन लोगों की कतारें लगी हुई है। दरबार में सुखमणि साहब, जपजी साहब और गुरु ग्रंथ साहिब विराजित किए गए हैं। सुबह शाम यहाँ पदों का गायन और अरदास किया जा रहा है। शहर में कई मठ मंदिर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य से लेकर उनके भोजन का ख्याल किया जा रहा है। यहाँ नर को नारायण मानकर सेवा किया जा रहा है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जैन समाज की 5 आरिकाओं का क्रांति नगर के जैन मंदिर में चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, जिसके कारण समाज में उत्सव जैसा उत्साह है। आरिकाओं ने पवित्र मंगल दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। वे आचार्य विद्यासागर महाराज की शिष्याएं हैं। सुबह समाज की ओर से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। सकल जैन समाज के क्रांति नगर स्थित जैन मंदिर में संत विद्यासागर महाराज की 5 शिष्याओं का आगमन हुआ है। वे यहाँ रहकर चातुर्मास करेंगी। इससे जैन समाज में उत्साह की लहर है। शुभारंभ अवसर पर आर्यकाओं ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद समाज की एक धार्मिक सभा मंदिर परिसर में हुई। यहाँ पे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की शिष्या 105 माँ आदर्शमती माता जी की शिष्या अनर्घवती माता जी सासंग, यहाँ पर 5 माता जी विराजमान हैं। उनका आज चतुर्मास का कलश स्थापना है। जैन समाज में बरसात में चूँकि हरी घास और जीव जंतु होते हैं, तो हमारे जो माता जी अमनी महाराज होते हैं वो 4 माह एक जगह विराजमान होते हैं। हमारे बिलासपुर में पहली बार चातुर्मास हो रहा है। यहाँ देखिए, और आचार्य विद्यासागर की शिष्याएं हैं। ये बहुत ही योग्य और 1 महीने से यहाँ हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसा जैसे दिवाली दशहरा का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। रोज हमारे मंदिर में भक्ति पूजन अर्चना हो रही है। 5 माता जी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज्ञान गंगा महोत्सव की बरसात कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज 13 जुलाई है और आज हमारे यहाँ पे बिलासपुर में पहली बार चतुर्मास हो रहा है। बहुत सालों बाद ये हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है कि इतनी सारी माता जी आई हैं। अनर्घमती माता जी का संघ है यहाँ पे, और अभी वो 1 महीने से यहाँ पे है और आशा हम कर रहे हैं कि 4 महीने और वो यहाँ पे रहेंगे। 5 आरिकाएं शहर में रहकर क्रांति नगर सरकंडा और सम्मति विहार के जैन मंदिर मंगला में प्रवचन करेंगी। इनके आगमन से जैन समाज में 4 महीने तक भक्ति की गंगा प्रवाहित होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित जन, महिलाएं, बच्चे उपस्थित थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।